Hello guys, welcome back to my channel. So thank you so much if you have been watching my videos, and I really hope my videos are helping you for exam preparation. All the best for your exam. And today we are going to cover the most important topic, especially when it comes to the FOI exam. ठीक है, मतलब ये जो particular topic है ये आता ही आता है, and I myself have seen this particular topic in 5 to 6 past year papers. Okay, तो ये एक ऐसा टॉपिक है दैट यू कैन नॉट इग्नोर एट एनी कॉस्ट, चाहे इसका एक थ्योरी पार्ट हो चाहे इसका प्रैक्टिकल पार्ट हो. ठीक है, दिस इज द टॉपिक दैट यू कैन नॉट इग्नोर एट एनी कॉस्ट इन योर एग्जाम. Now, topics to be covered. Okay, before I actually move on to the topics, I would like to tell ये 5 मार्क्स की थ्योरी आती है, एंड इन केस थ्योरी आए तो फिर उसका 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी आता है. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज 15 मार्क का, और अगर 75 का तुम्हारा रिटन पार्ट होता है एंड 15 मार्क्स का टॉपिक अगर ये आ रहा है तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो अंडरस्टैंड the importance of this particular topic, and I request you to watch this particular video till the end so that you understand each and every topic. So हम इस topic में क्या क्या इस video में हम क्या क्या cover करने वाले हैं is the meaning. We'll study about the structure. Structure is basically what are the constituents and how does it work, what are the benefits, what are the limitations. We will be covering formulas, and आई विल टेल यू ये सिर्फ 3 ही फॉर्मूलाज है जो तुम्हें पता होने चाहिए. ठीक है, एंड उसके बेस पे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे सो दैट एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्लियर इन आवर माइंड. Now moving on to the meaning of the mutual funds. Before I actually move on to the mutual funds का meaning, I request you to watch the direct versus indirect investing वाली वीडियो सो दैट तुम्हें ये पर्टिकुलर लाइन समझ में आ जाए. ठीक है, तुम्हें वहां पे जाके अगर वीडियो देखोगे, आई गेस 11 मिनट्स की वीडियो है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, ओके, नाउ रीड दिस पर्टिकुलर लाइन, एंड मैं नेक्स्ट स्लाइड पहले एक्सप्लेन करूंगी. वी विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड इन मच बेटर मैनर. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड चलता कैसे. लेट्स सी, यू आर एन इन्वेस्टर, आप 25 इयर्स के हो, एंड लेट्स से यू आर एन ACCA. ठीक है, अब आपके पास बहुत सारा काम है, आप नहीं देख पा रहे हो कि आपको कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना. आप क्या करते हो, आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो. दैट इज SPIs, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं. ठीक है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, आपका पैसा लेट्स से 3 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया. ठीक है, यू इन्वेस्टेड लेट्स से 30,000, 10 के यहाँ, 10 के यहाँ एंड 10 के यहाँ. लेट्स से दे जनरेटेड अ टोटल रिटर्न ऑफ 10,000 over your investment. Now this particular 10,000 will be given back to you after deducting some fees. Obviously म्यूचुअल फंड ये सब काम फ्री में नहीं करेगा, तो आपकी पॉकेट में बैठे बैठे कितने आ गए, 8,000. ठीक है, तो दिस इज हाउ योर म्यूचुअल फंड्स कंपनी वर्क. Instead of you directly investing in particular security, you just delegate this particular work to a investment company or a mutual fund company, and they do it on your behalf in order to generate the returns for you. ठीक है, and of course ये सब काम फ्री में नहीं होगा, they will deduct the management fees. Understanding this particular diagram, सबसे पहले investor ने obviously pool their money together, मतलब आप अकेले नहीं होंगे उस इन्वेस्टमेंट कंपनी में एज अ पार्टिसिपेंट, और भी बहुत सारे लाखों लोग होंगे जो अपना पैसा इन्वेस्ट करने आए होंगे. ठीक है, 30,000 करके लेट्स से दे हैव 100 पार्टिसिपेंट्स, तो कितने पैसे पूल हो गए, राइट. तो फंड मैनेजर क्या करेगा, सिक्योरिटीज चूज करेगा कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करे इतना सारा. ऑब्वियसली 3 सिक्योरिटी से ज्यादा वो पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है. कौन से रियल सेक्टर में लगाए, फाइनेंशियल एसेट्स में लगाए. ठीक है, सो ही विल बी डिसाइडिंग कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए. ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज आपको क्या देंगी, रिटर्न. ठीक है,
and returns will be given back to the investors after deducting some management fees. Okay. Now coming back to this particular slide, mutual fund is a financial intermediary that collects funds from an individual investors and invest those funds in a wide range of asset or securities. ठीक है, a better definition of this could be कि आप पूरा वर्किंग डेफिनेशन में समझा दो, टीचर इंप्रेस हो जाए. ठीक है, कैसे समझाओगे? म्यूचुअल फंड्स एक्ट एज अ indirect mode of investment where investors collect investors pool their money, and on behalf of the investor, the mutual fund or investment company decide to invest their money in various securities. In return, these securities generate the return, and these returns are then passed on to the investors. As a result, mutual funds company earn certain return or management fees. Okay. Now, there are various constituents of this particular mutual fund. Guys, I'm really very sorry for my wrong pronunciation. Please pardon me for all these mistakes. And I don't have time to edit videos, so bear with me and actually तुम सिर्फ अपने काम की चीजें सुनो, ठीक है? मेरी गलतियां निकालने मत बैठना. ठीक है. Now let's come to कैसे एक म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द स्पॉन्सर. स्पॉन्सर क्या होता है? जिसके दिमाग में ये आइडिया आया होता है कि यार चलो लेट्स एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड. ठीक है. तो दिस इज लाइक अगर लेट्स से कंपनी सेटअप होती है तो कौन होता है? प्रोमोटर. तो उस पर्टिकुलर प्रोमोटर की जगह म्यूचुअल फंड में कौन हो गया? स्पॉन्सर. राइट. देन योर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आते हैं जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव से म्यूचुअल फंड बना था या जिस ऑब्जेक्टिव से आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है. ऑल्सो दे एक्चुअली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड कि कैसे परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो दे एक्ट एज अ मॉनिटर. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती है? जो आपका देखेंगे कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना है. राइट. So they will be the one who will be making investments in various types of securities. Custodians are your safekeepers. ठीक है. क्यों अपॉइंट किया जाता है? लेट्स से आपने you have to keep the custody of gold or let's say gold related instruments. तो as a safekeeper जो इसकी रखवाली करेगा, that would be a custodian. And of course at the end are we ourselves participants जो finally mutual fund में पैसा invest करते हैं in order to generate रिटर्न्स. ठीक है. आई डोंट बिलीव कि ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड राइट इन एग्जाम सो दैट तुम्हारे एग्जामिनर को पता हो दैट यू नो. इन केस अगर उसने नहीं पूछा तो आप 2-3 लाइन में जस्ट शॉर्ट में लिख दो सो दैट आपके मार्क्स डिडक्ट ना. ठीक है. देयर इज नो चांस दैट योर मार्क्स आर गेटिंग डिडक्टेड फॉर थिंग्स दैट यू नो. Now comes to the benefits of the mutual funds. First of all, professional judgment. जो mutual funds में experts बैठे हैं and analysts बैठे हैं, they are much better people to judge your investments, to judge the securities instead of you. ठीक है. अगर आप एक let's say 25 years के डॉक्टर हो तो आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बारे में कम पता होगा एज कंपेयर टू दी एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल पीपल जिनका डेली का काम ही नहीं है. ठीक है. तो म्यूचुअल फंड्स में वही एम्प्लॉयज होते हैं. तो ऑब्वियसली दे आर बेटर पीपल हु विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर मनी. सेकेंड इज योर डाइवर्सिफिकेशन. अगर लेट्स से आप डॉक्टर हो, आपको 2-3 सिक्योरिटीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होगा, आप 10,000 अपने 2-3 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे. राइट. बट वहां पे क्या होता है? वहां पे बहुत सारा पैसा होता है. ठीक है. तो ऑब्वियसली वहां पे 2-3 ज्यादा से सिक्योरिटी में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना रिस्क कम होगा.
थर्ड इज अ कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन. आपका हेडेक थोड़ा कम हो गया कि यार मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. ठीक है. देयर इज अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन at mutual funds who will handle your money. Fourth, return potential. Obviously, you will generate return and you can now focus on your work also. ठीक है. ये नहीं कि आपको टेंशन हो रही है यार मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करूँ. ठीक है. अब क्या करूँ, अब कौन सी सिक्योरिटी में करूँ, कहाँ से विड्रॉ करूँ, कहाँ पे री इन्वेस्ट करूँ. ठीक है. लो कॉस्ट. आई एग्री विद द फैक्ट कि हमें यहाँ पे मैनेजमेंट फी देना पड़ता है. मे बी कुछ म्यूचुअल फंड्स आपके रिटर्न डिडक्ट करके दे. ठीक है. एज अ 1% ऑफ कमीशन ऐसे. बट समटाइम्स इफ यू कंपेयर तो आपके जो बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं कॉस्ट से. इसलिए ही म्यूचुअल फंड्स कंपनी इतनी फेमस होती है. नहीं तो अगर आपको कॉस्ट में 10,000 देना हो और आपके बेनिफिट्स ही 8,000 होने हो तो ऑब्वियसली एक ले पर्सन कहेगा यार मेरे तो 2,000 जेब से जा रहे तो मैं पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं. राइट. तो एज कंपैरेटिवली ये लो कॉस्ट होता है. आई एग्री कि यहाँ पे मैनेजमेंट फीस होती है. लिक्विडिटी. जब आपका पैसा आपको चाहिए हो यू कैन जस्ट गेट इट बैक. ट्रांसपेरेंसी. हर ऑपरेशन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है. ऐसा कुछ हिडन ऑपरेशंस नहीं होते कि आपका पैसा कौन सी सिक्योरिटीज में कैसे रिटर्न जनरेट हो रहा है. इलीगल तो नहीं हो रहा. ठीक है. Now, what are the limitations? First of all, no direct choice of securities. You as an investor in a mutual fund cannot decide कि यार आप मेरा जो पैसा है आप वो इसी सिक्योरिटी में डिसाइड इन्वेस्ट करो. नहीं. ठीक है. ये कौन डिसाइड करेगा? आपका फंड मैनेजर, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी. यू आर नोबडी टू डिसाइड. आपने अपना पैसा दे दिया, आपको बस अपने रिटर्न से मतलब होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, रिलाइंग ऑन द म्यूचुअल फंड मैनेजर परफॉर्मेंस. अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो देखकर आए हो तो वहां पे मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आपके शेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. आपकी कंपनी जहाँ पे अपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है. बट व्हेन इट कम्स टू द इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मैनेजर आपका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर आपके रिटर्न्स डिफाइन होते हैं. थर्ड, अगेन मैनेजमेंट फी वाला तो एक डिसएडवांटेज है ही. आपको 8,000 देने ही पड़ रहे. सॉरी, इन प्रीवियस एग्जाम्पल आपको 10,000 एज अ मैनेजमेंट फीस देना ही पड़ रहा आउट ऑफ योर पॉकेट. ठीक है. अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता तो दिस वुड हैव बीन द कंप्लीटली सेव्ड अमाउंट. राइट. लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स कंपनी कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द टैक्स सेविंग स्कीम्स जहाँ पे आपका एक लॉक इन पीरियड आ जाता है लेट्स से 4 to 5 years कि आप इससे पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. तो आपका यहाँ पे पैसा 4 से 5 साल के लिए ब्लॉक्ड हो गया. राइट. ऑब्वियसली रिटर्न्स आ रहे हैं बट ब्लॉक तो हो गया. ठीक है. डिविडेंड मिले या ना मिले इज अ सेकेंडरी थिंग बट यू आर रिस्ट्रिक्टेड. या ये तो 4-5 साल बाद पैसे विड्रॉ होंगे. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली राइट लिमिटेशंस इन योर एग्जाम. नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ स्कीम्स इन अ म्यूचुअल फंड. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ओपन एंडेड स्कीम जो पूरे साल पूरा टाइम ओपन रहती है. आप आओ यूनिट्स परचेज करो ओके बाय. सेकेंड इज द क्लोज एंडेड. You can only invest in that particular scheme on a fixed date. ठीक है. तो on this particular basis ये पूरा difference है. You can just go through it once. Yes, this is important or we'll just go through it together. Initial subscription available as I mentioned throughout the year. But यहाँ पे क्या होता है? एक specified defined period होता है. सेकेंड, मेच्योरिटी. यहाँ पे कोई फिक्स मेच्योरिटी नहीं होती. ठीक है. बट यहाँ पे आपका मेच्योरिटी पीरियड होता है. सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस. इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल यूनिट्स एट NAV डिक्लेयर्ड बाय द फंड. बट यहाँ पे क्या होता है? इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल यूनिट्स एट स्टॉक एक्सचेंज वेयर द फंड इज लिस्टेड. नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. It increases when the house sells more units in the market and decreases when house repurchases the existing units. यहाँ पे नंबर ही नहीं चेंज होता. राइट.
Size of funds, it depends upon the fund expands in size when the fund house sells more unit than it repurchases, and the fund size reduces when the fund house repurchases more than it sells. Okay, there is again no change. So I know this is not very clear, but yeah, this is important. Okay, personally, there's a harsh truth that this particular topic I left for my own exam because मुझे ये चीजें थोड़ी clear नहीं थी. So in case आपको मेरी वीडियो से ये clear नहीं हुआ, I'll be very honest to go and find another tutor on YouTube and try to understand this particular topic in much better manner. ठीक है? Now load fund and no load funds, ये तो बहुत easy है. Load का क्या होता है? फीस. ठीक है. एंट्री लोड क्या होता है? जब आप खरीद रहे हो यूनिट्स, उस टाइम अगर आपने कोई चार्ज दी है, कोई फीस दी है, तो उसे एंट्री लोड बोलते हैं. और अगर आपने कोई रिडीम करते हुए कोई चार्ज पे करे, उसे एग्जिट लोड बोलते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए था. एंट्री लोड, एग्जिट लोड आप खुद भी लिख सकते थे. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एज अ 10 मार्कर आएगा आपके एग्जाम में, एंड उसके लिए आपको सिर्फ 3 ratios याद करनी है. That is NAV, expense ratio and return. This particular ratio we have already done, but in a different form. If you remember, equity में हमने क्या किया था? D, that is dividend, plus P1 minus P0 upon P0. तो यही चीज यहाँ पे है. ठीक है, तो that is dividend. This is the capital appreciation. तो जो यहाँ पे difference है, that is also the capital appreciation. ठीक है, तो चीजों को लिंक करना सीखो. And this is the initial price. जो हम P0 लेते थे, यहाँ पे हमने NAV 0 लिया. ठीक है. Now let's quickly do the questions. तो चीजें बहुत ही ज्यादा clear हो जाएंगी. ठीक है, this is the first. We will be using this particular formula. Okay. Yeah. Let's move on to this particular question. सबसे पहले हम क्या करते हैं? टोटल एसेट्स निकालते हैं. ठीक है, उसमें से हम एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज माइनस करते हैं. एज अ रिजल्ट क्या आते हैं? नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वी विल गेट एनएवी. जस्ट पुटिंग ऑन द वैल्यूज, दूसरे पेन से लिखती हूँ. टोटल एसेट्स कितने के हैं? सबसे पहले 18 लाख के एसेट्स हो गए, प्लस 20,000 के हो गए दिस. ठीक है, व्हाट एल्स? यही है एसेट्स. ठीक है, 18 लाख 20,000, देन माइनस दी लाइबिलिटीज, माइनस दी 10,000. नेट एसेट्स कितने के आ गए तुम्हारे? 18 लाख 10,000 divided by number of units. What are the number of units? Is 1 lakh, right? So NAV comes out to be 18.1. Okay, very easy, I believe. Second, in case you need one more practice, आप पास्ट पेपर वाले वीडियो पे जाओ, उसमें मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व किए. ठीक है. Now let's move on to the second question. We have to find out the expense ratio. Expense ratio is this: expenses divided by average asset under management. Okay, लिख लेते हैं यहाँ पे expenses upon average assets under management. Okay, now the mutual fund एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया? एवरेज एनएवी. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एवरेज एनएवी. एवरेज कैसे निकालूं? अ म्यूचुअल फंड हैज अ एनएवी ऑफ 26 इन द बिगिनिंग एंड 30 एट द एंड. तो एवरेज निकालना काफी इजी नहीं हो गया? 26 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2. एक्सपेंसेस मुझे दिए हुए हैं 0.80, राइट? If you solve this particular ratio, this will come out to be 2.86%. तो इतने easy questions होते हैं. ठीक है, बट आपको बस एक बार पता होना चाहिए चीजें.
and you will be able to solve these questions very easily. Third, we have to compute the monthly return. कैसे निकालेंगे monthly return? Formula is dividend plus capital gain distribution plus capital appreciation divided by NAV 0. When I am talking about the capital appreciation, I am talking NAV 1 minus NAV 0. Okay, we'll just substitute the values in the formula. डिविडेंड देख लेते हैं कितना दिया हुआ है. डिविडेंड दिया हुआ है मुझे 0.50 का, तो 0.50 प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिया हुआ है 0.30 प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, that is NAV at the end minus NAV at the beginning. So NAV Ram invested in mutual fund when the NAV was 12.56, that is NAV 0, 12.65, and at the end is 12.25. 25 divided by NAV 0. NAV 0 is nothing but 12.65. Okay. So this will come out to be 3.16%. That's it for this particular topic. Thank you so much for watching this video. And in case we just quickly recapitulate what we have done is the meaning, the working, the advantages, the disadvantages, and 3 formulas. I believe this is the only thing that you need to cover in this particular topic. And sorry अगर मैं बहुत ही ज़्यादा रूड साउंड करूँ, but the thing is जो मैंने बताया है वो पेपर में आए ज़रूरी नहीं है, और भी आ सकते हैं. ठीक है. FOI की बुक में वनीता त्रिपाठी I guess has different topics, और भी कुछ topics है इस particular topic में. And you can just go through that once. You can just read that all the topics once. I have covered the major part. I have covered the most important part that I think. Okay. So thank you once again. Have a great day. All the best for your exam.